वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुबह स्टडी के चैनल पे। मैं स्वरूप द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं और हम देखेंगे घटना चक्र की जो 2 की प्रैक्टिस सेट है उससे रिलेटेड हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आज इसमें 150 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी हमारे पहले खंड में सेक्शन में दिया गया है और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हिंदी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं हम इसे ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, हम लाइव स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो विकल्प है हमारा कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या परिपत्र। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अधिसूचना। देखिए, इसमें अधिसूचना जारी की जाती है, चाहे कोई आदेश हो, अधिकार हो, ठीक है, जो प्रकाशित किए जाते हैं, तो नियम हो और नियुक्तियों के लिए, इन सब के लिए क्या हमें अधिसूचना जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखेंगे हम पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? पृथ्वीराज रासो आप जानते हैं जो चंद्रबरदाई की रचना है, तो इसे किस काल में लिखा गया? तो इसके लिए विकल्प है आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई जी ने लिखा, तो इसे आदिकाल में लिखा गया। किस काल में? आदिकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गौ शब्द का वचन पहचानिए। अर्थात आपको पहचानना है कि गौ शब्द में कौन सा वचन है। एक वचन है, सदा बहुवचन है, एक वचन है, सी बहुवचन है और डी सदा एक वचन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक वचन। गौ शब्द में एक वचन है। क्यों एक वचन है? कि गौ का बहुवचन क्या हो जाता है? गौवे हो जाता है। ठीक है, गौ का बहुवचन क्या हो जाता है? जैसा कि हम जानते हैं गौवे हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वचन है। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए हमारा इसका एक वचन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 32 है, 34 है, 33 है, 36 है। देखिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 25 तो हमारे स्पर्शी हैं। ठीक है, स्पर्शी हैं कितने? 25। ठीक है, और 4 हमारे अंतस्थ हैं, 4 अंतस्थ हैं। ठीक है, और 4 ही हमारे क्या हैं? ऊष्म हैं, आप जानते ही होंगे। तो अगर हम इन्हें सब ऐड करेंगे तो 25, 25 4 29, 29 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, तो वह कौन सा शब्द अशुद्ध है उसे हमें छांटना है। ठीक है, दैहिक, नौकर, प्रौढ़, पौरुष। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हम नौकरी यानी ये अशुद्ध है। अगर हम नौकरी लिखते हैं तो नौकरी ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे नौकरी लिखा है, नौकरी अशुद्ध वर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा गलत है वही हमारा राइट है, तो इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी वर्तनी ठीक है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, आपको ये बताना है इसमें। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता तथा डी रचयिता। तो इसमें आपको कौन सा शुद्ध लग रहा है, अब आप बताइए। तो इसमें हमारा सी राइट है। क्या होता है? रचयिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गायक का संधि विच्छेद। गायक में कौन सा संधि विच्छेद है? ठीक है, तो इसका हम संधि कैसे करेंगे? तो गायक का संधि विच्छेद गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय धन अक। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? अयाधि संधि। गय धन अक, गय यानी अय, तो इसमें अयाधि संधि हो जाएगी, अयाधि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नाविक को हम तोड़ेंगे नौ धन इक, नौ धन इक। इसमें आओ आएगा, औ और ई मिलके आओ बनता है। ठीक है, तो यह भी अयाधि संधि हो जाएगी और इसमें नौ धन इक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प सी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे आमरण में कौन सा समास है। आमरण, आमरण में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो इसमें आमरण का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मरण तक, आमरण मतलब मरण तक, तो इसमें कौन सा समास है हमारा अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि अव्ययी समास का पहला पद जो है अव्यय होता है। ठीक है, इसमें उपसर्ग भी सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है नीलगाय, और ठीक है, ऑप्शन बी है प्रीशिखा, ऑप्शन सी है कृताकृत और ऑप्शन डी है विद्याभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्री ऑप्शन डी विद्या अभ्यास। विद्या अभ्यास में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, और बाकी सभी में कर्मधारय समास है। जैसे नीलगाय और प्रीशिखा, इसमें पहला पद विशेषण है, इसमें प्रीशिखा में पहला पद विशेषण, कृतकृत में दोनों पद विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है। तो 11 नंबर, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग कौन सा शब्दांश है जो, ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है उपसर्ग, या ऑप्शन सी देखते हैं हम, या किसी शब्द के आगे जुड़ता है उपसर्ग, या शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो आपको बताना है कि उपसर्ग क्या होता है। तो आप हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है, उपधन सर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अलंकार जो कि अलम उपसर्ग से बनता है, जिसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, अल अल अल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा अलम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है ये आपको बताना है। शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय होता है, क्या होता है, शब्दांश होता है, यानी प्रत्यय जो है वो किसी शब्द का अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करो। आपको बताना है तत्सम कौन है। तत्सम आप समझ ही रहे हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट लिया गया है बोलचाल भाषा के लिए। ऑप्शन है अंश, ऑप्शन बी है अंश, ऑप्शन सी है अस एंड ऑप्शन डी है अश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंश, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर है। तत्सम है, अंश मतलब कहते हैं ना कुछ अंश यानी भाग। ठीक है, और अंश का अगर देखा जाए तद्भव तो हो जाता है अश। ठीक है, तो हालांकि ये नहीं, हमारा तत्सम पूछा है तो बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहेंगे। पहला ए तत्सम, बी विदेशज, सी विदेशी, डी तद्भव या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। जो संस्कृत से या प्रकृति से विकृत होके आए हैं उन्हें ही तो हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। देश जो देश में जन्मे, विदेश जो विदेशी भाषाओं से अन्वित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है गृध्र, गृध्र, ऑप्शन बी है गोधूम, ऑप्शन सी गो या डी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं शब्द का तत्सम रूप होता है गोधूम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट ठीक है, जबकि गृध और गो तथा ग्रंथि ये सब तत्सम शब्द हैं, और इनके तद्भव अगर देखा जाए तो गृध का गीध हो जाएगा, गो का गाय हो जाएगा, तो ग्रंथि का गांठ हो जाएगा। ग्रंथि यानी गांठ को कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ग्रंथि पड़ गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब जो तत्सम नहीं है, जो संस्कृत से अपडेटेड करके लिए गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ऑप्शन ए जल, बी नग्न, सी तीन या डी भ्रमर। जल तत्सम है, बी नग्न तत्सम है, भ्रमर यानी भंवरा तत्सम है, सी हमारा जो है यह तद्भव शब्द है। तो सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा ए आप, बी चलना, सी आकाश या डी लंबा। तो इन चारों में संज्ञा शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा आकाश। आकाश जो है नाउन है, आकाश नाम भी रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। क्रिया से जो बनती है, ठीक है, जैसे इसमें देखना क्रिया क्या है और उससे हम क्या भाव बन रहा है। तो
ए थकावट, बी बुराई, सी आलस्य, डी बुढ़ापा। देखो बुरा से बुराई, तो बुराई तो भाव हो गया बट बुरा कोई क्रिया नहीं है। आलस्य भाव है, क्रिया इसमें नहीं है। बुढ़ापा भाव है, बूढ़े से बुढ़ापा। और सी जो है थकावट, यानी थकना क्रिया है और थकावट भाव है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है। 20 में चलते हैं हम। तो इसमें देखते हैं, उसने पत्र लिखा है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। ठीक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, या डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के वैसे 6 भेद होते हैं, हम जानते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध, प्रश्न, निजवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, हम ये जानते हैं। तो इसमें कौन से पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, या अन्य पुरुष होता है। तो वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे, ये सब जो है, ये इत्यादि जो है ये अन्य पुरुष में आते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुष में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे 21 नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण या विशेष, या ऑप्शन डी विशिष्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विशेषण। जिस शब्द संज्ञा से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो जाती है उसे हम विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। पद, रूप, धातु, शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बी वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, या वाच्य कहलाते हैं। देखिए क्रिया, तो लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन, तो वचन तो बात ही नहीं आएगी इसमें। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, क्रिया में लिंग, वचन, कारक का इफेक्ट पड़ता है, वाच्य में भी पड़ता है। अव्यय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण, अब देखते होंगे आपने अरण्य कांड भी सुना होगा। अरण्य कांड का मतलब होता है जंगल से रिलेटेड, यानी जो काम जंगल में हुए हैं, जो कांड। ठीक है, तो अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है। और हालांकि यहाँ पे जंगल नहीं लिखा है, तो अरण्य में देखते हैं हम क्या लिखा है इसमें। कांतार, बी आभारी, सी कुलीन, या डी शस्य। तो अरण्य क्या क्या हो जाता है? कांतार होता है। ठीक है, पर्यायवाची। नेक्स्ट अगर हम जैसे आभारी का देखें तो कहते हैं आभार प्रकट करना। आभार शब्द के लिए अनुग्रहित का प्रयोग करेंगे, एहसानमंद का, कृतज्ञ का प्रयोग करेंगे, शुक्रगुजार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उपकृत का प्रयोग करेंगे, कृतार्थ का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम कुलीन का देखते हैं तो कुलीन के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम? पूज्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुलीन। श्रेष्ठ का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ। ठीक है, और उच्च या संभ्रांत या अभिजात का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सस्य, अगर शस्य में देखेंगे तो शस्य के लिए शस्य हम किसे कहते हैं? शस्य अनाज को कहते हैं। ठीक है, अनाज को कहते हैं हम शस्य। तो इसके लिए अनाज हो जाएगा, अन्न हो जाएगा, तृण हो जाएगा, या धान्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 26 नंबर पे अपने। तो इसमें कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए तरंगड़ी, बी सरोज, सी तड़ाग, या डी मृगांक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरोज। ठीक है, सरोज। अध का विलोम, अध मतलब अधूरा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, समाप्त, रति, या खत्म। तो अध का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ का समाप्त, रति यानी और खत्म, यानी कहते हैं ना खत्म हो गया, यानी स्टार्ट, प्रारंभ का खत्म या समाप्त। नेक्स्ट हम देखते हैं 28 नंबर में चलते हैं। जागृत का विलोम क्या होता है आपको बताना है। जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत मतलब जागना होता है। तो इसका ऑप्शन है निद्रा, बी सुषुप्त, सी सुप्त, या डी सुषुप्ति।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्त। 29 में देखते हैं, मैंने स्पेस में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है कि उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। तो आपको बताना कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। ए अंतःकरण, बी मन, सी चित्त या डी आत्मा। मैं अब यहाँ पे हम रख के देखते हैं, मैंने अंतःकरण में सोचा, अंतःकरण मतलब अंदर के करण, और अंदर से भी अंदर, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने मन में सोचा, ये राइट हो जाएगा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सीधे 30 नंबर हम देखेंगे, संगीत के द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, स्पेस है, संगीत के द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है आपको बताना है। अधिकार प्रभावित होता है, कर्तव्य, शरीर या आचरण। तो शरीर, संगीत के द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, और उससे संगीत से उसके आचरण का पता भी चलता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम 31 नंबर पे चलेंगे। 31 है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, ठीक है। ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित या डी प्रत्याशा। तो 31 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, यानी बी नंबर इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 32 नंबर पे। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं थोड़ा सा। 32 नंबर हम देखते हैं, लिखा है जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणी, या सी चक्रधर या डी चंद्रचूड़। देखिए, ए चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है जिसके सिर पर चंद्रमा हो, ठीक है। तो चंद्रमा शिव भगवान के ऊपर है, बट हमें हाथ में पूछा है। बी हम देखेंगे चक्रधर, तो ये चक्र को धारण करने वाला, ये भी नहीं होगा, सी उसी में। और डी हम देखेंगे चंद्रचूड़, अर्थात जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा है, तो ये भी नहीं होगा। और हमसे पूछा है हाथ में यानी चक्रपाणी, अर्थात जिसके पाणी में चक्र है। नेक्स्ट 33 नंबर देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ए मूर्ख बन जाना, सी अपमानजनक बात करना, बी अपमानजनक बात करना, सी बुद्धि भ्रष्ट होना, या डी बेफ्रिक होना। तो इसका राइट आंसर है बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना। नेक्स्ट है, गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, या सी पास में रखी वस्तु रखे हुए चारों ओर खोजना, या डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। 35 नंबर है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए एक चना किसी काम का नहीं होता, ऑप्शन बी एक चना शक्तिहीन होता है, या सी अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, या डी चने से भूख नहीं मिटता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। 36 है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है आपको बताना है। में जब पानी बरसता है, ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो ए है आपका संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या डी क्रिया उपवाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। ए प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, बी सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, सी जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है, या डी राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित वाक्य और आश्रित उपवाक्य है इसमें, ठीक है। एक मुख्य वाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। 38 नंबर में देखेंगे, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। ए मैंने, बी विद्यालय, सी जाना, या डी है। तो देखिए विद्यालय सही है भी सही है, जाना भी सही है, ठीक है, ये भी सही, विद्यालय भी सही, और मैंने यहाँ पे गलत है, तो मैंने हमारा अशुद्ध वर्ड हो जाएगा, वही राइट है। 39 से देखते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ए 4, बी 2, सी 3 या डी 5। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य,
कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट हम 40 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, यानी कर्ता में कौन सा परसर्ग लगता है। तो आपको अगर कारक चिन्ह याद होंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने यानी यहाँ पे ने परसर्ग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 41 नंबर। 41 में क्या है, हरिमोहन अपनी बहन से पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। 41 नंबर में बोला है कि जो बहन को पुस्तक देता है में कौन सा कारक है। ए कर्म कारक है, बी संप्रदान है, या सी संबंध है, या डी अधिकरण है। यहाँ पे बहुत से लोग गलत करेंगे क्वेश्चन को। एक्चुअली वाक्य में रेखांकित शब्द बहन को पुस्तक देता है में संप्रदान कारक है, तो बी राइट हो जाएगा। क्यों संप्रदान कारक है, कर्ता के द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि कर्म को, यानी यहाँ पे कर्म कारक होगा, नहीं, कर्म नहीं होगा, संप्रदान कारक होगा। 42 में चलते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ए पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, बी स्त्रीलिंग और डी उभयलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। अपवाद में कौन कौन से आते हैं, छोटी, ठीक है, और बड़ी ई और री, ये तीन ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। तो ज़्यादातर वर्ण पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पे पुल्लिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, ए जवाब, बी गुलाब, सी हिसाब, या डी शराब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शराब। शराब जो है अरबी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा। नेक्स्ट हम देखेंगे 44। क्रिया के उस रूप को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी परिमाण बोधक विशेषण, या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अव्यय, या ऑप्शन डी काल। तो क्रिया के ऐसे रूप को हम काल कहते हैं, और काल तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए परिमाण, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। वह बहुत ही सुंदर है। ठीक है, सुंदरता और बहुत, ये मतलब बहुत ही सुंदरता, ये उसके गुण की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 46 नंबर है हमारा। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, उसे आपको बताना है। ए अंतर्धान, बी अनुगृहित, सी अध्यात्म, या डी आधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म। जो वर्तनी है हमारा आध्यात्म या अशुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या हो जाता है आपको बताना है। शुद्ध देखिए अध्यात्म नहीं होता, यहाँ पे शुद्ध हमारा हो जाता है आध्यात्म। ठीक है, अध्यात्म। ठीक है, बड़ा की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा सी राइट हो जाएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ए आर्य भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से, या बहुरूपी परिवार से है। तो कन्नड़ का हम जानते हैं द्रविड़ भाषा परिवार से। कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, ठीक है, या तमिल हुआ, या मलयालम हुआ। ठीक है, मलयालम, ये सारे भाषाओं का संबंध जो है द्रविड़ भाषा से है, और कन्नड़ जो कर्नाटका की राजभाषा है। ठीक है, 48 हम देखेंगे। निम्नलिखित भाषाओं को उनके क्रम विकास में व्यवस्थित कीजिए। ए प्राचीन संस्कृति, बी शौरसेनी, सी लौकिक संस्कृति, डी पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो प्राचीन संस्कृति है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये गलत हो गए। और दूसरे पे हमारी लौकिक संस्कृति आ जाएगी, यानी लोगों की द्वारा बोली गई संस्कृति, तो ऑप्शन सी इसमें है, तो ये राइट हो जाएगा। और उसके बाद फिर शौरसेनी तथा पश्चिमी हिंदी, तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा। ए भार प्रयोग, बी जन संचार, सी व्यापक उपभोग, या डी व्यापक प्रतिरक्षा। तो आपको बताना है मास कंजप्शन का जो है हिंदी में क्या पर्याय होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक उपभोग। ठीक है, तो व्यापक उपभोग हमारा विकल्प सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए। आई वॉज ओवर ज्वाइड। इसका ऑप्शन ए है मैं उल्लासित था, बी मैं खुशी से ऊपर था, सी मेरा दिल बाग बाग हो गया, या डी मेरा खुशी ज़्यादा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेरा दिल बाग बाग हो गया। यहाँ पे ये हो सकता था मैं उल्लासित था, बट ये गलत लिखा है यहाँ पे, मैं उल्लासित था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं उल्लासित था होना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए नेक्स्ट हम देखेंगे